हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके स्वास्थ्य अच्छे होंगे और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। जो भी आपका पेपर गया होगा, जो पेपर आपका हो गया होगा, अच्छे से गया होगा। एंड आई विश कि जो आपका पेपर अभी बचा हुआ है, जो आपका पेपर अभी होने वाला है, वो भी अच्छे से जाए। आज का जो लेक्चर है, जो सेशन है, इसमें हम लोग मैथ्स का रिवीजन करेंगे। आप बोलोगे कि सर मेरा अभी मैथ्स का पेपर नहीं है, मैथ्स से पहले किसी दूसरे सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है? तो सर हम उस सब्जेक्ट को क्यों नहीं रिवीजन कर रहे हैं जो मैथ्स को रिवीजन कर रहे हैं? आप मैक्सिमम टाइम उस सब्जेक्ट को दीजिए जिसका अभी पेपर है सबसे पहले, और कुछ टाइम निकाल करके आप मैथ्स को दे लीजिए, क्योंकि अभी मैथ्स का भी पेपर आपका नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम में है, उस सब्जेक्ट की बात है, ठीक है? जनरली क्या होता है ना कि आप एक सब्जेक्ट को अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पढ़ रहे हैं ना, तो एक टाइम के बाद जो है ना हमारा ब्रेन जो है वो उसको लगने लगता है यार एक ही चीज़ को हम पढ़े जा रहे हैं, या फिर रिवाइज किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बोर टाइप का फील होने लगता है। तो आपका इसमें दो फायदा है, अगर आप अभी भी अगर थोड़ा सा मैथ्स का रिवीजन करेंगे तो एक तो वो जो है लंबा टाइम से आप जैसे जो भी सब्जेक्ट का पेपर है आपका, उसका रिवीजन किए जा रहे हैं, थोड़ा सा उससे ब्रेक मिल जाएगा, आप दूसरे सब्जेक्ट को कर लीजिएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेकर अगर दूसरे को कर लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को, तो वो जो सब्जेक्ट आगे है जैसे कि मैथ्स, आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, जैसे आप इसमें जो थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग टाइम से जब कर रहे होते हैं ना, बोर्ड टाइप का जो फील होता है ना, वो फिर क्या होता है ना, रिफ्रेशमेंट हो जाता है अगर दूसरा सब्जेक्ट कोई भी कर लेते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैथ्स ही करना है। अगर मान लो आपका मैथ्स के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा टाइम दे लो आप, ठीक है? मैक्सिमम टाइम उस सब्जेक्ट को दो जो आपका सबसे पहले पेपर होने वाला है, ठीक है? बट थोड़ा सा टाइम जैसे 1 आवर 1.5 आवर उसको दे लीजिए आप, ठीक है? मैथ्स को दे लीजिए, या फिर और भी जो सब्जेक्ट बचा उसको दे लीजिए हाफ आवर का, ठीक है? और जो मेरा मानना है कि मैथ्स का जो सबसे इफेक्टिव रिवीजन होता है वो होता है क्वेश्चन करके। जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो आप कहीं से भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है? जब जनरली या फिर कोई टीचर आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर उस समय बच्चा से पूछा जाता है कि कंसेप्ट समझ आया, तो मैक्सिमम बच्चे का रिएक्शन आता है हाँ सर सब समझ आ गया। एकदम ऐसा ही रिएक्शन होता है कि मतलब उस बच्चे को मतलब उस टाइम लगता है यार हाँ सब समझ आ गया, और समझ कंसेप्ट आ भी जाता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि समझ नहीं आता, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है? अब वही बच्चा को बोला जाए कि रिवीजन करने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि क्वेश्चन तुरंत नहीं हो पाता है। बट उनसे पूछो कंसेप्ट सब क्लियर है, एकदम सब समझ में आ रखा है, बट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है? या फिर जैसे मान लो अभी एग्जाम का टाइम है, तो मेजर पोर्शन या फिर मेजर पॉपुलेशन जो है, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जाते हैं जो उन्होंने शॉर्ट नोट बना रखा है, जो उन्होंने मैथ का जो नोटबुक बना रखा है, जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है उसको रिवाइज करते हैं, और उनको लगता है अच्छा मेरा तो ये चैप्टर रिवीजन हो गया, ये चैप्टर रिवीजन हो गया, मतलब सारा चैप्टर ऐसे करके धीरे धीरे करके लगता है अच्छा मैंने कंसेप्ट तो रिवीजन कर लिया, यानी सारा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में इसमें क्या है ना कि अगर आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करोगे तो आपका इफेक्टिव रिवीजन होगा। बोलोगे ये कैसे? क्योंकि मैथ्स में आपका क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होगा जब आपका कंसेप्चुअल पार्ट सही होगा, आपने सही से सीख रखा होगा, आपने सही से समझ रखा होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको सही सॉल्व करना है तो कंसेप्चुअल पार्ट आपको सही से आना चाहिए। कंसेप्चुअल पार्ट सही है, मतलब कंसेप्चुअल पार्ट आपने अगर समझ रखा है, सीख रखा है, रिवाइज कर रखा है, क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन करने क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे तभी होंगे जब आपने कंसेप्चुअल पार्ट को अच्छे से समझ रखा है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है, कंसेप्चुअल पार्ट का आपको समझ भी आ जाता है कि आपने कौन कौन सा पार्ट है जो अच्छे से समझ रखा है, कौन कौन सा पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा भी रिविजन चाहिए कंसेप्चुअली। और दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि आपको पता भी चल जाता है अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दो बेनिफिट है। और इस जो अभी टाइम भी कम आपके पास है तो इससे इफेक्टिव रिवीजन होता है, कम टाइम में एक अच्छा बेनिफिट आउटपुट लेके आ जाओगे आप,
मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैथ्स में क्या होता है ना कि दो पार्ट है, एक होता है कंसेप्चुअल पार्ट, एक होता है क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन टेक्निक है। आपने कंसेप्चुअल पार्ट तो मैक्सिमम को आ रहा होता है, बट जो सॉल्यूशन टेक्निक है वो नहीं आता, वहाँ पे लैग कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा मैथ्स में मैथ समझ ही नहीं आता। रीजन क्या होता है, कंसेप्चुअल पार्ट अच्छे से आता है, हाँ बिल्कुल अच्छे से आता है, बट क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो ये भी क्या है ना कि जैसे कंसेप्चुअल पार्ट और जो सॉल्यूशन टेक्निक है इसको भी कनेक्ट करना आना चाहिए आपको। ये कैसे आता है, तो ये आप टीचर से सीखते हो, जो आपके टीचर हैं, जो आपके मेंटर हैं, वहाँ से आप सीखते हो कंसेप्ट और जो उसका सॉल्यूशन टेक्निक है उसको कनेक्ट कैसे आप करना आना चाहिए। वो कहाँ से, तो मेरा जो अभी रिवीजन का ये जो सीरीज है या फिर जो लेक्चर है, ठीक है सीरीज, और ये जो खास करके ये जो लेक्चर इसमें मैं यही करने वाला हूँ। क्वेश्चन लूँगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करूँगा, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन भी करके मैं आपको बताऊंगा, और आपको आइडिया भी लग जाएगा अच्छा बोर्ड्स का क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसको पूरा देखना और देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर टेंजेंट AB, अच्छा सर्कल है और टेंजेंट फिगर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसने एक टेंजेंट बना रखा है सर्कल पे। मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। मैंने भी एक सर्कल बना लिया, क्वेश्चन में कह रहा है मैंने भी बना लिया। इसमें कह रहा है AB and AC are joined by circle centered at O, ये आप सेंटर है इसका। डायग्राम भी दे रखा है, आप चाहो तो डायग्राम को देख सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये आपका B है, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, ये C है, और ये पॉइंट आपका A दे रखा है। इसको इससे मिला दिया है, इसको भी इससे मिला दिया गया है, ठीक है, और इसको भी इससे मिला दिया गया है, सबको सबसे मिला दिया जा रहा है भाई। और ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और 60 डिग्री OB इज इक्वल टू 5, ये लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड लेंथ OE एंड AC, OA एंड AC, ये लेंथ पूछ रहा है। सबसे पहले नंबर तो आपको एक चीज पॉइंट इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि सेंटर से जो रेडियस होती है, सेंटर से जो लाइन पास होती है, दैट मींस जो रेडियस है, ठीक है, अगर वो टेंजेंट पे ड्रॉ होती है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होती है। दैट मींस रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ये आपका है रेडियस, ये आपका टेंजेंट, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, बस खत्म हो गया। ये 90 डिग्री हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है। अब करना क्या है, बस आपको क्या है, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो आपका ये 20 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये आपका हो गया 20, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बस लगा दीजिए। आपको क्या करना है, हाँ एक चीज और आपने पहले फाइंड कर लेते हैं। अब जैसे AB हमको फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करना है, आपको ये दे रखा तो tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 5 अपॉन बेस दैट इज AB, और tan 60 का मान आपको पता है √3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन AB, यानी AB इज इक्वल्स टू 5 अपॉन √3। इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 यहाँ लिख लेते हैं, 5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये आपका आ गया 5 √3 अपॉन 3। तो ये चाहे तो ये लिख लीजिए, ये चाहे तो ये लिख लीजिए, ये दोनों इसके वैल्यू। आपने एक चीज और भी पढ़ा होगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनना है तो दोनों का लेंथ जो है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। सेम सर्कल के लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास होगा तो दोनों का टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो ये जितना ही उतना ही तो ये भी होगा। दैट मींस इस क्वेश्चन में एक आपसे पार्ट पूछ रहा है AC का लेंथ बताएं,
इसी क्या होगा, ये जो इसी का लेंथ होगा ये होगा 5√3/3। ओके, अब आपसे पूछ रहा है, आपसे OA बताए, OA का लेंथ बताना है, OA। सेम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा देंगे, या चाहे तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको यूज करते हैं। OA, इसके लिए क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता करना है, साइन थीटा लगा लेंगे। sin 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस मुझे पता नहीं है, यही फाइंड करना है। यानी OA sin 60√3/2 इज इक्वल्स टू 5/OA, और यहाँ से OA कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10/√3। ठीक है, चाहे तो आप ये लिख लीजिए या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये आएगा 10√3/3। ये आपका आ गया OA का लेंथ। आपसे यही पूछ रहा था, OA पूछ रहा था और इसी पूछ रहा था। इजी था, आई होप आपको इजी लगा होगा। चलिए अब नहीं फिर चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम और लेंदी करने का कोशिश, लेंदी तो नहीं मतलब थोड़ा सा 1-2 स्टेप, क्योंकि सीबीएसई ना स्टेप मार्किंग भी करती है, वो थोड़ा सा स्टेप भी दिखता है। जैसे 3 मार्क्स है तो कम से कम 3-4 स्टेप तो होना चाहिए, तभी तो आपको 3 मार्क्स देंगे। तो थोड़ा सा स्टेप का ध्यान रखेंगे हम, सीबीएसई में ये ध्यान रखना होता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 मार्क्स का है, और इसमें जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको प्रूव करना है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में दे रखा है, उसको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। ये शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है sin θ प्लस cos θ, sin θ प्लस cos θ अपॉन sin θ माइनस cos θ, ठीक है, प्लस sin θ माइनस cos θ अपॉन sin θ प्लस cos θ, sin θ प्लस cos θ इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आपको प्रूव करना है, 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि आपको जो चीज़ें पता है बस उसको यूज कीजिए हमेशा। ऐसा नहीं कीजिए कि हमेशा कुछ एक्सपेरिमेंट, खास करके एग्जाम में, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं ना किया करें। अब घर पे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ड्यूरिंग एग्जाम आपने जो प्रैक्टिस किया है बार बार उसी को यूज कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे साइन कॉस में हमेशा खेलने का कोशिश करें। 10 में जाके खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बोलूँगा हमेशा साइन कॉस में खेलिए आप। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंपली बस एलसीएम ले लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी, a प्लस बी वही है ना, ये ऐसा आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, अगर ये है तो ये इंटू ई, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। यही तो है आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर से क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, आप ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, इसका वैल्यू होता है 1 के इक्वल। सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1 के इक्वल। तो
तो 1 + 1 = 2, तो ऊपर में तो 2 आ गया, तो आप ऊपर में लिख लीजिए 2 अपॉन, नीचे पे क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप इसमें से क्या कीजिए cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए। अब बोलिए सर cos स्क्वायर थीटा क्यों कॉमन ले, आप नीचे अगर cos स्क्वायर थीटा लेंगे कॉमन, तो यही cos स्क्वायर थीटा ऊपर अगर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें sec स्क्वायर थीटा का टर्म लाना भी है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसमें cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलोगे सर ये अपॉन क्यों है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा था, और आप क्या करोगे, आपको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तभी तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। कैलकुलेशन है, बहुत इजी है वो, ठीक है। इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, तो ये आपका आ गया 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही आपका क्या है RHS है। ये तो प्रूव करना था। आई थिंक ये भी काफी इजी था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, वीडियो तो बंद नहीं हुआ। ओके, चल रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC, circumscribed about a circle, prove that BC is bisected at A। ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या दे रखा है ना कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये A, ये है B, ये है C। ओके, ABC ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल में दे रखा है कि सर्कल इंस्क्राइब है। डायग्राम पे नहीं जाएं क्योंकि ये सर्कल की तरह तो लग तो नहीं रहा है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ओके, मैंने पूरी कोशिश किया कि सर्कल की तरह लगे, बट ठीक है। ये जो पॉइंट है ये दे रखा है D, ये पॉइंट E, ये पॉइंट है आपका, सॉरी ये E है, ये आपका F है। आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट BC इज बाइसेक्टेड, BC इज बाइसेक्टेड E, दैट मींस ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूव करने का दो तरीका, एक तो होता है आप थोड़ा सा सिमिलैरिटी वगैरह का यूज करें, ट्रायंगल वगैरह बना ले उससे प्रूव करें, बट मैं सब वैसा नहीं करूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो मैं एक बना लेता हूँ, सिमिलैरिटी का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, चलिए ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। टेंजेंट है और सेंटर से आ रहा तो परपेंडिकुलर होगा ही। मैं क्या करूँगा इसमें थोड़ा सा मेंटली करते हैं। यहाँ पे मेंटली मीन्स मैथ्स को यूज करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रहा है तो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। एक चीज आपने ये भी दे रखा है कि AB का जो लेंथ है वही BC का लेंथ है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB इज इक्वल टू BC। ये ध्यान रखना है आपको, बस यही ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत ईजी है। मैंने क्या किया, इसको x मान लिया, ये क्या होगा, ये भी x होगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है तो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने क्या किया, इसके लिए अगर ये x है और इसका लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं मैं z है, ठीक है, अगर ये z है तो ये भी z होगा, पहली चीज। और एक चीज अभी मैंने ही जस्ट बताया था कि इसका जो लेंथ है वही इसकी लेंथ है, वही इसका भी लेंथ है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो AB का लेंथ AC की इक्वल है।
अगर ये एक्स जेड है तो ये भी क्या होगा, एक्स जेड ही होगा। और अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा। कैसे? क्योंकि एक ये क्या है, दो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहा है, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये जेड है तो ये भी जेड है। समझ में आया? मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। मैंने क्या किया, आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और ए सी क्या है, एक आइसो जो ट्रायंगल दे रखा है वो आइसोसीलेस है। दैट मींस ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ इक्वल है। जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा। ए बी जो है इसमें मैंने क्या किया कि अब दूसरा कंसेप्ट क्या लगा रहा हूँ मैं, दूसरा कंसेप्ट इसमें लगा रहा हूँ, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट आते हैं उसके लेंथ इक्वल होते हैं। तो ये जो ए डी है वही होगा ए एफ के इक्वल। मैंने इसको x मान लिया तो ये भी इसको भी x होना पड़ेगा। अब मैंने इसको z माना है, इसको क्या माना मैंने, z माना है। तो इसका लेंथ हो गया ez, इसका भी लेंथ होना पड़ेगा a प्लस z, सॉरी ये है x प्लस z, तो ये भी होगा x प्लस z, क्योंकि ये दो क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो साइड है उसका लेंथ इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये x है तो ये भी z होना पड़ेगा, इसका लेंथ टोटल क्या होगा x प्लस z। अब फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है उसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये z है तो ये भी z होगा, यहाँ पर अगर ये z है तो ये भी z होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेंथ z है, ये लेंथ z है। दैट मींस ये जो पॉइंट E है वो B और C को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी। ओके ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे एकदम छोटे छोटे और इजी इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आता है, पेपर बहुत इजी होता है। अगर आपने 4-5 जो मैं लेक्चर करवा रहा हूँ, आप अगर उसको भी अच्छे से देखोगे ना, आप स्कोर फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है 28। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका 28, सॉरी 28 मैं भूल रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें क्या है कि एक शबीना नाम की लड़की है, वो जो है आप में भी से भी हो सकते हैं। ओके, ये कह रहा है कि सबीना वेंट टू बैंक एटीएम टू विथड्रॉ 2000 रुपी। एक सबीना नाम की लड़की है, वो कोई एटीएम जाती है, वहाँ पे वो 2000 रुपये विथड्रॉ करती है, एटीएम से निकालती है। सी रिसीव्ड 50 रुपीज एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। उसको जो मिलता है ना, उसमें जो कम्बिनेशन नोट्स का कम्बिनेशन वो 50 रुपीज़ है और 100 रुपी है। मीन्स जो 2000 रुपया निकालती है वो उसमें किस किस चीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है और 50 रुपीज़ का नोट है। इफ सबीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और टोटल कितना है 25 नोट्स उसको मिलता है। मीन्स कुछ नोट जो है वो 100 रुपीज़ का और कुछ नोट जो है वो किसका है, 50 रुपीज़ का है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड सी रिसीव। अब इसमें क्या रहा है कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का कितना नोट जो है वो निकाली है। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। सिंपली आप इसमें क्या करें, पहले वेरिएबल मान ले, इक्वेशन फ्रेम करें, सॉल्व करें। कैसे मानेंगे, अब क्या है, वो एटीएम गई, वो 100 रुपीज़ का नोट वो 2000 रुपीज़ निकालती है टोटल, और उसमें उसको 100 रुपीज़ का नोट आया और 50 रुपीज़ का नोट आया, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि 50 रुपीज़ का नोट कितना था उसमें और उसमें 100 रुपीज़ का नोट कितना था। तो हम मान लेते हैं लेट कि जो है 50 रुपीज़ नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, ये मान लेते हैं x। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, ये मान लेते हैं आपका y। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, जो टोटल नंबर ऑफ नोट है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ जो नोट है वो इस क्वेश्चन में कह रहा है दैट इज 25 टोटल नोट। दैट मींस x plus y is 25, x plus y is equals to 25। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। इसमें फिर कह रहा है जो टोटल अमाउंट निकाली है वो 2000 है। ऐसे जैसे 50 रुपीज़ का x नोट है तो 50x इज व्हाट, ये कुछ रुपीस होगा। जैसे मान लेते हैं 5 नोट अगर है तो 50 into 5 दैट इज 250, और 100 रुपीज़ का मान लेते हैं कुछ और नोट है, मान लेते हैं 10 है तो 100 into 10 इज 1000। ये दोनों का सम कितना आना चाहिए, 2000, क्योंकि टोटल कितना रुपया निकाली है वो 2000 निकाली है।
तो 50 प्लस एक्स प्लस 100 इंटू वाई, सॉरी मैंने बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000। यही होगा, सिंपल है। इसमें क्या कीजिए आप 50 को कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। अब इसको इसके साथ कट कर दीजिए, 4 0, इक्वेशन क्या बन गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आप क्या कीजिए, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। इसको माइनस कर देते हैं, ये आपका गया, ये आपका आ गया y, ये आपका आ गया 15। दैट मीन्स ये जो y जो था दैट इज 100 रुपीज नोट्स, ये जो कितना था ये 15 था। और अगर आप किसी भी इक्वेशन में जैसे y का वैल्यू 15 आया तो x का वैल्यू क्या आएगा 10, x जो था वो कितना था 10 था। अब अच्छा कभी कभी क्या होता है, आप इसमें ना क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला है। 15 ये कौन था, ये 100 रुपीज का जो नोट था वो कितना, उसका नंबर कितना है 15, तो 15 इंटू 100 दैट इज 1500, ठीक है। और ये जो 50 रुपीज का नोट था ये कितना था 10, तो 50 इंटू 10 इज 500। यहाँ कितना था 1500 प्लस 500 दैट इज 200, सॉरी 2000। और उसमें कितना निकाली थी 2000। ये जो हमने सॉल्व किया, यस जो सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया, और इसको जो आंसर आया वो सही आया, ठीक है। तो आप इस टाइप से सॉल्व करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एंड आई होप ये आपको इजी लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वेरिएबल मानो सॉल्व करो, और बिल्कुल भी घबराना नहीं, वेरिएबल मानो सॉल्व करो, आराम से आंसर आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसी में कह रहा है, इसका एक और पार्ट दे दिया, इसका बी पार्ट दे दिया, मतलब अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप दूसरा कर लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत, ठीक है। 10 ईयर हेंस अमित शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बलजीत, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ये आपसे पूछ रहा है, सिंपली क्या कीजिए, बलजीत का लेट प्रेजेंट एज, इसको मान लीजिए x, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक अमित, इसका एज मान लीजिए आप y। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से सिंपली मान लेना है, बस घबराना नहीं ऐसे। अब क्या रहा है 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, अगर 5 ईयर एगो की बात करते हैं तो बलजीत का एज कितना होगा, बलजीत को मैं शॉर्ट में बल लिख रहा हूँ BAL, ये होगा x - 5। और अमित का एज क्या होगा, अमित का एज आएगा आपका y - 5। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 इयर्स एगो अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत। अमित वाज मींस y - 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बलजीत। 5 इयर्स एगो अमित वाज मींस अमित का एज ये है 5 इयर्स पहले, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बलजीत, 3 टाइम्स एज बलजीत। बलजीत का एज ये है 5 इयर्स एगो, इसका 3 टाइम्स ये तो है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। y - 5 इज इक्वल्स टू 3x - 15, ये आपका आ गया 3x, इसको उस साइड लेके चलेंगे, माइनस y इज इक्वल्स टू 10, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा कह रहा है कि 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद, आफ्टर, ये बलजीत का एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 10, और अमित का एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y + 10। सिंपली x प्रेजेंट एज है 10 साल के बाद, बस x + 10 y + 10, ठीक है। इसमें कह रहा है 10 साल के बाद जो है अमित से भी, अमित का एज जो है वो हो जाएगा as twice as बलजीत, x + 10। तो इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली।
ये आपका आ जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 20। इसको उस साइड लेके चले जाइए, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करना है इसमें हम, अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर लीजिए। ये हो गया आपका 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 10। ये आपका आ गया 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस, ये प्लस, ये और प्लस, ये तो गया आपका y, ये आपका x इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 20। दैट मीन्स जो बलजीत का प्रेजेंट एज है वो है 20। अमीर का जो प्रेजेंट एज है ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें पुट कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 23 जा, इसमें पुट कर रहे हैं जैसे x का वैल्यू कितना है 20, 23 जा 60 और माइनस 10, ये आ गया आपका 50। जो प्रेजेंट एज है बलजीत का वो क्या है 20 साल, और अमीर का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 50 साल। आप इसमें भी क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या ये जो आपने एज निकाला वो सही है गलत है। 5 साल पहले चले जाओ, बलजीत की एज कितना होगा x माइनस 5 दैट इज 20 माइनस 5 इज 15। 5 साल पहले ये बलजीत का एज 15 साल होगा, अमित का एज 5 साल पहले क्या होगा 45 साल। इस क्वेश्चन में भी रखा कि 5 साल पहले जो अमित का एज है वो बलजीत की एज के दुगुना है। तो अमित का एज कितना है 45 और बलजीत का एज कितना है 5 साल पहले 15, तो तिगुना हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। 10 साल बाद बलजीत का एज क्या होगा x प्लस 10 दैट इज 30 और अमित का एज y प्लस 10 दैट इज 60, दुगुना है। तो ये भी इससे हम क्या किए क्रॉस चेक कर लिए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में घबराना नहीं है, बस आप वेरिएबल मान लीजिए, उससे इक्वेशन फ्रेम कीजिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ करके, और उसको बाद में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा टफ भी नहीं रहते हैं, ठीक है। आपसे अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, प्रूव दैट 8 प्लस 5 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि 8 प्लस 5 रूट 5 इरेशनल नंबर है, और इसमें दे भी रखा है कि रूट 5 इरेशनल नंबर। ये क्या है आपको प्रूव करने के लिए 8 प्लस 5 रूट 5, ये आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। गिवन रूट 5 एक क्या है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल और सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यस प्रूफ, बस इसको लैंग्वेज में आप लिख लो हो गया, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा का आपको कुछ डेटा दे रखा है, उसका मीन क्या है आपको फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये जो डेटा दे रखा है, ये हम पहले सबसे पहले डेटा लिख लेंगे, और ये क्लास दे रखा है, ये फिर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। क्लास आपका दे रखा है 0 to 10, सॉरी 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 और 60 to 75, 75 to 90, ठीक है। बस यही दे रखा है। इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 12, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका 15, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका 11, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका 20, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 16, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसका मीन बताएं, इस जो डेटा दे रखा है, ये जो डेटा है कुछ कोई भी ऑब्जर्वेशन का, इसका कोई भी जो भी डेटा दे रखा है इसका आप मीन बताएं। तो इस जो क्लास का है इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं, मिडिल वैल्यू 0-15 का 7.5, 15-35 का दैट इज ये क्या आएगा 30 + 15 45/2 यानी 22/5, सॉरी 22.5। ये 75, ये क्या होगा 35 37.5, ये क्या 105, 105/2 ये हो जाएगा 52.5। ये है 135/2, ये आपका हो जाएगा 135 यानी 6 और 15 7.5।
ठीक है, और ये है वो 165/2। तो 165/2 ये कितना आएगा 165 यानी 8 ये हो जाएगा 2.5। ये आपका आ गया मिडिल वैल्यू। अब ये आपका हो गया आपका क्लास का मिडिल वैल्यू, जिसको हम सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे सी इंटू एफ मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलोगे सर इसमें क्या है, कैलकुलेटर यूज कर ले क्या? नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हो आप। ठीक है, 12 7 12 7 84 और फिर हो जाएगा 6, दैट इज 90। ठीक है, ठीक है ना। 22.5 इसको 15 से करना है, 22.5 इसको 15 से करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 10 5 आ गया 5 7 3 3 375, दैट इज 337.5 ये आ गया। अब इसको 37 पॉइंट ये हो गया आपका 375, ये हो गया 375, ये आ गया 5 2 ये 1 और ये आ गया 3 और ये आ गया 312.5 ये। तो ये तो आपका आ जाएगा 105। ये 1767.5 इसको 16 से करना है। 5 ये 8 ये आपका आ गया 0.5 और ये आ गया 8 ये आ गया आपका पॉइंट ये आ गया। ये मैंने रफ वर्क किया, आप भी ऐसे कर सकते हो, पेपर में कोई इशू नहीं है, लास्ट में कर लो या फिर साइड में कर लो तो कोई इशू नहीं है। मुझे क्या करना होगा, इसका सम निकालना होगा टोटल, ये सम कितना आएगा। ठीक है, 0.0 ये 5 5 और ये 5 तो ये आपका आ गया 0.5। ठीक है, और इसके बाद आपको ऐड करना है 7 9 9 14 1 ये आपका गया 9 3 12 5 3 5 18 8 26 26 और 9 26 9 35 3 7 8 18 18 3 21 21 21 3 24 तो ये आ गया है। अब इसको चेक भी कर सकते हो, चेक कर लेना। ये आपका टोटल आ गया 2452। उसके बाद हम ये फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 27 28 10 38 48 10 58 58 64 10 74 74 और 84 ये आपका है। आपसे पूछ रहा था मीन CF अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो मीन होगा ये आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2454.5 अपॉन 82। इसको सॉल्व करोगी जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा, वही आपका मीन है। ठीक है, बोलोगे सर इसको सॉल्व कर लो, चलो इसको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपका आ गया 3 5 4 0 पॉइंट ये आपका आ गया 5 4 5 हाँ अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, कुछ और देखो बस यही आएगा, आप यही आपका मीन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीन और आपसे यही पूछा। तो आई होप ये भी एक इजी क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले क्लास को लिख लिया हम लोग, फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, मिडिल वैल्यू निकाल लिया, किसका क्लास का मिडिल वैल्यू निकाल लिया हमने। उसके बाद क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी है और मिडिल वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ये जो CF आया इसको टोटल कर लिए, इसको किससे डिवाइड कर दिए, इसको टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिए, जो आंसर आया वही आपका क्या है, मीन है। ठीक है, ओके।
आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई होगी, बट मेरा ट्राई ये है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए, आई होप आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। अभी क्या है ना, एग्ज़ाम टाइम है, आप सोचेंगे कि इतना लंबा वीडियो क्या देखेंगे आप, बट ये जो रिवीजन का जो टेक्निक है, ये जो मैंने रिवीजन कराया है ना, ये 1 घंटा, ये आपके जितने भी कंसेप्ट है ना, मैंने पूरा कंसेप्ट को रिवाइज करवा दिया, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी रिवाइज कर दिया। और दूसरा ये भी इसमें आपको बेनिफिट मिल गया कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैंने जिस टाइम से क्वेश्चन कर रहा, आपको देखने के बाद वो फील आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कितना ईजी ये हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ रहता है, बस क्या होना चाहिए, आपका माइंड स्थिर रहना चाहिए, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए आप, और जो भी कर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें, इजीली हो जाएगा। पूरा पेपर एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही आसान रहता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप जो भी पुराने वीडियोज़ हैं उसको भी देखें, जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उसे भी देखें, इसको देखें, इसके बाद फिर आएगा उसे आप देखें, और डेली की बेस पे थोड़ा करके देखेंगे आप। जब मैथ का पेपर रहेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन के थ्रू पूरा कंसेप्ट को और क्वेश्चन को रिवाइज कर रखा है। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन तो आपसे आपके पास आएंगे, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। आपको कंसेप्चुअली पता है, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी पता है, तो आप अच्छे से आराम से क्वेश्चन कर लोगे। एक चीज़ का लेकिन ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई वो भी दिखती है। तो आप कोशिश करें, अभी जैसे घर पे आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आप कैलकुलेशन एरर ना करें, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ये सब एरर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो आपने कंसेप्चुअली अच्छे से सब कुछ सीख रखा है, बट आपने क्या किया, कभी कभी हो जाता है, जैसे 3 into 2 6 है, उसकी जगह आपने 4 लिख दिया, तो ये सब एरर नहीं होता। ये सब भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा, आप वीडियो को देखिए, ठीक है, आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें भी बोले देखने के लिए, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आया, कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके मेरे से फिर कमेंट करके बताना उसमें कि सर ये पार्ट या इसमें इस टाइम पे जो है ये आपने कंसेप्ट बताया, या इस क्वेश्चन में ये जो कंसेप्ट बताया ये समझ में नहीं आया, आप फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप देखना इसको, ठीक है, और इसको इससे ना सीखने का ट्राई करना। मैंने अपने एग्जाम पूरा ट्राई किया है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, सिंपल इजी वे में लेके चलूँ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मैंने इस पॉइंट से लेके चला कि मान लो किसी बच्चा ने अगर पूरे ईयर नहीं किया, बस उन्होंने ऐसे मैथ्स कर लिया, अगर इस वीडियो को भी जो 1 आवर की है या फिर जितने भी देर की होगी ये, आप अगर ध्यान से देखोगे ना और सारा वीडियो अगर देख लोगे, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आई गारंटी आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। बस आप इसको देखिए, आप इसी को 2 बार 3 बार कर ले, एक बार नहीं समझ आए आप एक बार और देख ले, डेली इस बार पे आप देखते रहो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू, टेक केयर। एग्ज़ाम का टाइम है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम पे अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे भी क्या होता है कि आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपका जो आउटपुट है वो जो है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाता है। किसी का भी रहता है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आ पाता है। इसलिए आप अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आप कोशिश करें कि आप अपना हेल्थ का ध्यान खुद रखिए। जितने ज़्यादा है मौसम, जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट्स का अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, तो आप उसका अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच।